अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। मेरा नाम यूं तो कुछ और है, लेकिन अगर आप मुझे शाहिद के नाम से जानें तब मेरी हैरत अंगेज सरगुज़श्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपना हसब नसब बयान करके ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाने के बजाय सिर्फ अपने घर के अफराद के बारे में आपको इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता लड़का हूँ। मेरा घराना कुल 4 अफराद पर मुश्तमिल था। मेरे बूढ़े वालिद जो घरेलू अखराजात के पेश नज़र कमेटी की मुलाजमत करने पर मजबूर थे। उन्हें 130 रुपये माहवाह तनख्वाह मिलती। हर माह की पहली तारीख को वो अपने गाढ़े पसीने की इस मामूली उजरत को वसूल करते और फिर लाकर उसे मेरी माँ के हवाले कर देते। मेरी बूढ़ी माँ पूरे महीने किस परेशानी से इस रकम को खर्च करती थी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। उनके अलावा एक मेरी बड़ी बहन थी जिसकी उम्र 19 साल के लगभग थी। मैं अपनी ज़ुबान से उसकी खूबसूरती की तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन कोई मुबालगा नहीं कि हुस्न सीरत में वो अपनी मिसाल आप थी। 8वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद वो 9वीं जमात का मुंह ना देख सकी। उसे तालीम हासिल करने का दीवानगी की हद तक जुनून था, लेकिन उसकी कुशादा पेशानी पर तालीम की ये रखना अंदाजी कोई बल न डाल सकी। उसने हालात का मर्दाना वार मुकाबला किया और अपने शौक को अपने सीने की गहराइयों में दफन करके घरेलू कामकाज में माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। दो वक्त के फाके के बावजूद वो हमेशा मुस्कुराते रहने की आदी बन चुकी थी। शायद वो जानती थी कि हालात से मुफर महाल है। उसकी शादी का मसला बार बार उठता, लेकिन घर की 4 दीवारी तक ही महदूद रहता, इसलिए कि मेरे वालिदैन के पास जहेज़ का बंदोबस्त करने के लिए माकूल रकम नहीं थी। मेरे अजीज़ो अकारिब यानी रिश्तेदार चाहते तो मेरे वालिदैन के इस वज़न को आसानी से उनके नातवा कंधों से उतार सकते थे, लेकिन वो सब खाते पीते लोग थे, इसलिए सारी दुनिया से बेनियाज थे। उन्हें किसी की गुर्बत का एहसास क्यों होता। बहरहाल मेरी बहन की शादी का मसला बदस्तूर खटाई में पड़ा रहा। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। अपनी बहन की तरह मुझे भी पढ़ने का बेहद शौक था। पता नहीं मेरी बहन ने कोई सुनहरी ख्वाब देखे थे या नहीं, लेकिन मैंने बारहा ऐसे ख्वाब देखे थे। तालीम मुकम्मल करने के ख्वाब, बड़ा आदमी बनने के ख्वाब। मैं उन ख्वाबों को पूरा करने की गर्ज से शबो रोज़ मसरूफ़ रहता। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊँ, अपने वालिदैन की इस गुर्बत को दूर कर सकूं जिसने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मेरी तमन्ना थी कि बड़ा आदमी बनने के बाद जब मेरे अजीज रिश्तेदार मुझे पहचानने लगें और मेरी बहन का रिश्ता मांगने की खातिर मेरे दरवाजे पर आएं तो मैं उन्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। ये ख्वाहिश और न जाने कितनी आरजुएं हमेशा मेरे दिल में मचला करती थी। उन्हीं की तकमील के लिए मैंने बमुश्किल अपने तालीमी साल को जारी रखा, इस ख्याल से कि मेरे वालिदैन मेरे तालीम के अखराजात अपने नातवा कंधों पर बोझ न महसूस करें। मैंने दौड़ धूप करके 2 ट्यूशन्स हासिल कर लीं। तालीमी अखराजात से जो रकम हासिल होती वो मैं एक सादतमंद और फरमाबरदार बेटे की हैसियत से अपने वालिदैन को दे दिया करता था। हालात से समझौता कर लेने के बाद मैं ज़हनी तौर पर ख़ुद को किस कदर मुतमईन समझने लगा और यही आसूदगी मेरे जिस्मानी सेहत बरकरार रखी थी। मेरे अक्सर वाकिफ़कार मुझे पहलवान के खिताब से नवाजते। मैंने जो 2 ट्यूशन्स हासिल कर रखी थी उनमें 2 बच्चों की थी जो 4थी जमात में पढ़ते थे। यहाँ से मुझे 20 रुपये माहवार मिलते। दूसरी ट्यूशन रशीदा नामी एक फैशनेबल लड़की की थी जो 10वीं जमात की तालबा थी। रशीदा का बाप बैरिस्टर था और बड़े शाहाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारता। उसकी आमदनी 8-10 हज़ार रुपये माहवार से किसी तरह कम ना थी। शहर में उसकी टक्कर का कोई बैरिस्टर नहीं था, इसलिए वो हमेशा मुँह मांगी फ़ीस वसूल किया करता। यूँ भी उसके पास किसी केस का होना कामयाबी की ज़मानत समझा जाता। उसके घर में आसाइश का तमाम सामान मौजूद था। दौलत की बहुतात ने पूरे घर को आज़ाद ख्याल बना रखा था। रशीदा के पास एक अलग गाड़ी थी जिस पर वो आज़ादी से घूमा फिरा करती। उस पर किसी किस्म की बंदिश या रोक टोक नहीं थी। उसका आलीशान मकान हमारे ही मोहल्ले में वाक़या था। उसके घर की कदरें अलग थीं। मुझसे जब उस ट्यूशन के लिए कहा गया तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, इसलिए कि मैं एफए के दूसरे साल में पढ़ता था। रशीदा को पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वालों की खिदमत भी ली जा सकती थी। गर्ज ये कि जब मेरे दोस्त अकबर ने मुझसे इस ट्यूशन के बारे में कहा तो मैं हैरान रह गया। अकबर कहीं तो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने हैरत से उसका मुंह देखते हुए सवाल किया तो वो बड़ी लापरवाही से मुस्कुराकर बोला, मुझे यकीन था कि तुम्हें इस पेशकश पर एतबार नहीं आएगा।
जाहिर है मैंने जल्दी से कहा। भला कहाँ मैं और कहाँ बैरिस्टर साहब की साहबजादी रशीदा। मेरा मतलब है कि उसके लिए मास्टरों की क्या कमी, फिर ये कि मैं भी कोई बड़ी डिग्री भी हासिल नहीं कर सका था। ना सही, मगर यार तुम्हें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, अकबर ने संजीदगी से मशवरा दिया। मेरी मानो तो इसी वक्त जाकर बैरिस्टर राशिद हुसैन से मामला तय कर लो। मुझे यकीन है कि वो वहां से तुम्हें माकूल मुआवजा मिलेगा। अकबर मेरा वाहिद मुखलिस दोस्त था। उसके मशवरे पर मैंने राशिद हुसैन से मिलने का इरादा कर लिया। दूसरे दिन शाम को जब मैंने बैरिस्टर राशिद हुसैन के देव हैकल मकान का रुख किया तो मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मुझे डर था कि कहीं ये कोई दिलचस्प मजाक ना हो, मगर जब मैंने राशिद हुसैन से मुलाकात की तो मुझे हकीकत का एहसास हो गया। उन्होंने निहायत लापरवाही से मुझसे चंद मिनट गुफ्तगू की और ट्यूशन की उजरत 200 रुपये माहवार तय करके ये हुक्म सादर कर दिया कि मैं उसी वक्त से रशीदा को पढ़ाने की जिम्मेदारी कबूल कर लूँ। मैंने खुशी खुशी इस पेशकश को कबूल कर लिया और उसी दिन से रशीदा को पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे और रशीदा के मज़ामीन चूँकि एक जैसे थे, इसलिए मुझे उसे पढ़ाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। फिर भी एहतियातन मैंने दूसरे रोज़ 10वीं जमात का कोर्स ख़रीद लिया। ट्यूशन पर जाने से पेशतर मैं अच्छी तरह उस सबक को पढ़ लिया करता जो मुझे रशीदा को पढ़ाना होता था। मैं किसी कीमत पर इस ट्यूशन को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मेरे वालिदैन को जब मेरे हालात का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन कुदरत हमारी खुशियों पर कहका जन थी। जहाँ तक रशीदा का ताल्लुक़ है, मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो बेहद आज़ाद ख्याल और मॉडर्न वाक़या हुई थी। खाते पीते घराने की लड़की थी, इसलिए उसकी सेहत भी बड़ी अच्छी थी। गो उसे हसीन नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसके भरे भरे जिस्मानी खदोखाल मुखालिफ जिन्स के लिए बेहद कशिश रखते थे। बात बात पर अपने मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों की नुमाइश करते रहना उसकी आदत थी। लिबास वो हमेशा चुस्त पहनने की आदत थी, लेकिन मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैं ठीक 7 बजे शाम उसकी कोठी पर पहुंच जाता और 1.5 घंटा पढ़ाने के बाद वापस लौट आता। रशीदा मुझसे हमेशा मुस्कुरा कर बातें करती, लेकिन मैं उसके सामने भीगी बिल्ली बना रहता। संजीदा रहने में ही मेरी भलाई थी। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता कि पढ़ाई के दौरान कम से कम उसके चेहरे पर नज़र डालूं, ताकि माहौल संजीदा रहे। यूं भी मैं अपनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। मेरी कोशिश यही होती कि पढ़ाई के मौजू से हटकर कोई और बात ना हो। 1 महीने तक मैंने खुद को लिए दिए रखा। हर चंद के मैं महसूस कर रहा था कि रशीदा पढ़ाई से ज़्यादा मेरी ज़ात में दिलचस्पी लेती है, लेकिन मैंने कभी उसके साथ खेल खेलने का तस्वुर नहीं किया था। जब 1 महीना पूरा हुआ और रशीदा ने पहली मर्तबा मेरी उजरत दी तो उस रोज़ माहौल संजीदा न रह सका। रशीदा ने मुझे 100-100 के 2 नोट पकड़ाते हुए मैंने खेज अंदाज में कहा, लीजिए शाहिद साहब, ये आपके पहले महीने की ट्यूशन की फ़ीस है। शुक्रिया। मैंने नोट लेकर जेब में रख लिए। फिर किताब खोली तो रशीदा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से किताब बंद कर दी। फिर सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बोली, आज कुछ पढ़ने का मूड नहीं है, कुछ बातें क्यों ना की जाएं। कुछ बातें? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो शकी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने जल्दी से नज़रें नीची करते हुए कहा, क्या आप मेरी पढ़ाई से मुतमईन नहीं हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने सहम कर पूछा, क्या आप ट्यूशन जारी रखना नहीं चाहती? रशीदा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं। मैंने कहा, फिर शाहिद साहब क्या आप वाकई कॉलेज में पढ़ते हैं? रशीदा का सवाल बड़ा मुबहिम था। मैं गड़बड़ा कर बोला, जी हाँ, लेकिन ये बात तो मैंने ट्यूशन करते वक्त ही आपको बता दी थी। वो कहने लगी, आप बड़े ही भोले भाले हैं, वेरी इनोसेंट। रशीदा का लहजा इस बार इस कदर मैनी खेज था कि मैं गूंग सा रह गया। उसकी बातों का मफहूम अब मेरी समझ में आ रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी बात का जवाब दूं। खामोशी से नज़रें नीची किए बैठा रहा। एक बात पूछूं शाहिद साहब? कुछ तवक्कुफ के बाद रशीदा ने पूछा। जी पूछिए। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जी हाँ, मुझे अपने घर के हर फर्द से मोहब्बत है। अरे भाई, आप गलत समझे, मेरा मकसद है कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं। रशीदा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी और बेबाकी से अपने जुमले की वजाहत की। क्या आपने किसी लड़की को भी दिल के करीब महसूस किया है? मैंने धड़कते दिल से कहा, जी नहीं, अभी तक मुझे ये सआदत हासिल नहीं हुई। तो गोया आप मौका की तलाश में हैं, क्यों? यही बात है ना, उसने कहा। अगर आज आपका दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा तो मैं कल आ जाऊंगा। मैं तेजी से उठा तो रशीदा ने इंतहाई बेबाकी से मेरा हाथ थाम कर कहा, अरे आप तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्माते हैं, हद हो गई शाहिद साहब। रशीदा साहिबा, मैंने हिम्मत करके कहा, आप गालिबन भूल रही हैं कि मैं आपका उस्ताद हूँ।
अरे भाई आपका वहम है, रशीदा ढिठाई से मुस्कुराकर बोली। अगर मैं डैडी को मजबूर ना करती तो आपको कभी इस काम पर वो ना लगाते। तो फिर क्या आपने मुझे महज अपनी तफरीह के लिए मुलाजिम रखा है? मैंने इस बार कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। जी हाँ, और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। रशीदा ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया, फिर एकदम संजीदा होकर बोली, शाहिद छोड़ो ये तमाम बातें, बताओ अगर मैं ये कहूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? इस सवाल का जवाब देना मुनासिब मैं नहीं समझता, मैंने गुस्से से कहा, फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ। रशीदा ने जिस बेहुदा अंदाज में इस जिक्र को छेड़ा था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं गुस्से में बिफरा जाने के इरादे से आगे बढ़ा तो रशीदा लपक कर मेरे सामने आ गई। शाहिद, उसने फैसला कुन लहजे में कहा, तुम्हें मेरी ये बात मानना होगी, वरना हो सकता है कि तुम नुकसान में रहो। दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है मोहतरमा, लेकिन शायद आप शाहिद को नहीं खरीद सकेंगी। रशीदा ने बिगड़े हुए तेवर से कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने नफरत से जवाब दिया, जी हाँ। बेहतर होगा कि आप अपने लिए किसी दूसरे मुनासिब ट्यूटर का बंदोबस्त कर लें। गेट आउट, रशीदा ने एकदम बिफर कर कहा। लेकिन इतना याद रखना कि तुमने मेरी पेशकश को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगी। तुम नहीं जानते कि तुमने किस लड़की से पाला पड़ा है तुम्हारा, और तुमने किस लड़की को ठुकराया है। मेरी जिद के आगे तो मेरे डैडी भी हार मान जाते हैं। मेरे जहन में उसकी बातें सुनकर एक हिजान बर्पा हो रहा था। रशीदा ने मुझे जो धमकी दी थी वो इंतहाई रकीक थी। मेरे दिल ने मशवरा दिया कि मैं उसे खरी खोटी सुनाकर चलाऊं, मगर जहन ने इस मशवरे को कबूल न किया। चुनाचे मैंने हिकारत से रशीदा के चेहरे पर अलविदाई नजर डाली, फिर गुस्से में खोलता हुआ उसकी आलीशान कोठी से बाहर निकल आया। जहां मुझे उस 200 रुपए के ट्यूशन छूट जाने का मलाल था, वहां इस बात की खुशी थी कि रशीदा जल्द ही अपने असल रूप में मेरे सामने आ गई थी। वरना अगर यही सूरत हाल बाद में पेश आती तो हालात मेरे हक में खतरनाक रुख इख्तियार कर सकते थे। मैं अपने ख्यालों में खोया घर पहुंचा, वालदा के हाथ में पैसे थमाए, फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटा तो एक बार फिर मेरा जहन रशीदा के मसले में उलझ गया। लातादाद सवालात जहन में कलबला रहे थे। रशीदा ने मुझे शादी की पेशकश क्यों की थी, और अगर वो सिर्फ मजाक था तो फिर उसने मुझे धमकी क्यों दी थी? क्या ये भी उसकी अमीरी की एक शान है या फिर बेजा आज़ादी? क्या फ़लसफ़ा है? मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसकी धमकी की भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसने धमकी क्यों दी थी। मैं इस गुत्थी को सुलझाने में उलझता रहा, फिर जैसे अचानक तमाम घेरें आप से आप खुलती चली गई हों। मुझे उस फैशनेबल लड़के का ख्याल आया जो रशीदा का क्लास फेलो था और अक्सर व बेशतर रशीदा के साथ घूमा फिरा करता। एक दो बार मैंने भी दोनों की बढ़ती हुई बेतकल्लुफ़ी को मुश्तबा नज़रों से देखा, लेकिन उस वक्त कुछ ख्याल नहीं किया। मगर अब मेरा जहन इस बात पर जम कर रह गया कि रशीदा मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। जदीद तहजीब की गलाजत जो उसने अपने ऊपर ओढ़ ली थी, मेरे बेदाग दामन में छुपाना चाहती थी। इस ख्याल से मेरे जहन को झटका लगा। मुझे रशीदा पर तरस भी आया, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब दोबारा कभी भूल कर उसकी दहलीज का रुख नहीं करूंगा। रात भर मैं रशीदा के किरदार के बारे में सोचता रहा। सुबह कॉलेज चला गया। कॉलेज से वापसी के बाद मैंने हस्बे मामूल कुछ देर आराम किया, फिर पढ़ने बैठ गया। अभी मुझे पढ़ते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अकबर आ गया। खिलाफ तवक्को आज वो कुछ संजीदा नजर आ रहा था। मैंने वजह पूछी तो उसने सवालिया नज़रों से मेरे फैले चेहरे पर तासरात का जायजा लेते हुए कहा, शाहिद मैंने सुना है कि तुमने बैरिस्टर साहब की लड़की की ट्यूशन छोड़ दी है। हाँ, मैंने जवाब दिया। अकबर ने पूछा, कोई ख़ास वजह? मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता यार, मैंने मसलहतन झूठ बोला। अकबर मेरा बेहतरीन दोस्त है और राजदार था, लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि रशीदा के किरदार के बारे में उसे कुछ बताऊं। मेरा जवाब सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा, फिर हंसकी से बोला, शायद खुदा करे जो मैंने सुना है वो गलत हो। मैंने पहलू बदल कर पूछा, तुमने क्या सुना है? वो कहने लगा, क्या ये सच है कि रशीदा ने तुमसे शादी करने को कहा था? अकबर ने घूरते हुए सवाल किया। मैंने उसके जुमले की बारीकी और गहराई को महसूस किया तो बेचैन होकर उसे शुरू से लेकर तमाम बातें सुना दी। वो हैरत से मेरी बात सुनता रहा और जब मैं खामोश हुआ तो वो बोला, शाहिद क्या तुम्हें यकीन है कि रशीदा अपने गुनाहों को तुम्हारे सर थोपना चाहती है? मुमकिन है मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन ये बात अपनी जगह तय है कि वो किरदार के मामले में मशकूक है। उसकी खासियत उस कच्चे मोम की तरह है जो एक ज़रा सी तपिश पाकर बासानी पिघल सकता है। उसके तेवर मुझे अच्छे मालूम नहीं पड़ते। मुझे तुम्हारे बयान पर 100% एतबार है मेरे दोस्त, मगर ये जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्यों?
इसमें आखिर मेरा क्या कसूर है? तुम नहीं जानते कि हालात किस कदर संगीन इख्तियार कर गए हैं रुख। अकबर ने संजीदगी से कहा, फिर बोला, शायद मेरी मानो तो कुछ दिनों के लिए तुम इस शहर से कहीं दूर चले जाओ। मैंने हैरत से पूछा, वो किस लिए भाई? इसलिए कि तुम हालात का मुकाबला नहीं कर सकोगे। अरे भाई, क्या हालात की रट लगा रही है, कुछ बताओ तो सही, मैंने कहा। अकबर ने फौरन ही कोई जवाब ना दिया। मैं महसूस कर रहा था कि वो हालात की नोयत बयान करने से गुरेज कर रहा है, मगर क्यों, ये मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल उसकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी का जज्बा था। मैं बड़ी बेचैनी से हालात की तह तक पहुंचने का मुंतजिर था, लेकिन अकबर बहुत परेशान मालूम होता था। कुछ देर तक मैं इस बात का इंतज़ार करता रहा था कि अकबर गुफ्तगू शुरू करे, लेकिन जब उसने चुप साधे रखी तो मैं बर्दाश्त न कर सका। अकबर को मुखातिब करके पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं हालात से बेखबर रहूं और अंधेरे में किसी खतरे से दो चार हो जाऊं? आज दोपहर रशीदा स्कूल से वापसी पर मेरे घर आई थी, अकबर ने आहिस्ता से कहा। जानते हो उसने मुझसे तुम्हारे बारे में क्या कहा है? उसका बयान है कि तुमने उसकी इज्जत पर डाका डाला है और ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहे हो। महीने भर तक उसकी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहे हो, और अब जब उसने तुमसे शादी का कहा तो तुमने उसकी मदद करने के बजाय मुंह फेर लिया। मैंने कहा, रशीदा बेशरम और बेहुदा है। मैं गुस्से में सुर्ख हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इस कदर गिर जाएगी। उसने जो बकवास की है वो सरासर बहतान है, मुझ पर इल्ज़ाम है। वो अपनी नाकामी का मुझसे बदला लेना चाहती है। मुझे यकीन है शाहिद कि तुम ठीक कह रहे हो, और इसके बावजूद तुम्हारा मशवरा है कि मैं उस बेबुनियाद इल्ज़ाम की तरीद करने के बजाय एक मुजरिम की तरह हालात से खौफजदा होकर मैदान छोड़ दूं। मैंने तेज़ी से कहा। अब तक तो मैं खामोश था, लेकिन अब मैं पहली फुर्सत में बैरिस्टर से मिलकर उसे बता दूंगा कि रशीदा मुझे गरीब समझकर जो इल्ज़ामात मेरे सर थोपने की कोशिश कर रही है उसकी ज़िम्मेदारी उसी पर आयद होती है, और वो हामिद है। रशीदा को दिन रात अपनी कार में लिए फिरता है। अकबर ने मुझे समझाते हुए कहा कि ये तुम दूसरी हिमाकत करोगे। हो सकता है रशीदा ने इन बातों का तज़किरा अपने वालिद से ना किया हो, लेकिन अगर ये बात उनके इल्म में तुम्हारे ज़रिए आई तो वो अपनी अमीरी के नशे में तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। अकबर देर तक मुझे हालात के ऊंच नीच समझाता रहा। उसकी बात ठीक थी। मैंने वादा कर लिया कि जब तक दूसरी तरफ से पहल ना हो मैं अपने जज्बात पर काबू रखूँगा। अकबर ने भी ये बताया कि रशीदा सिर्फ इस मकसद से उससे मिली थी कि एक दोस्त के रिश्ते से वो मुझे रशीदा के साथ शादी कर लेने पर मजबूर कर सके। साफ लफ्ज़ों में उसने अकबर के ज़रिए मुझे एक धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी पेशकश कबूल ना की तो हालात मेरे हक़ में अच्छे नहीं होंगे। उसके जाने के बाद मैं इसी सिलसिले में सोचता रहा। फिर ये सोचकर इन बातों को जहन से झटक देने की कोशिश की कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो ख्वामख्वाह मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। जब कोई बात सामने आएगी तब देखा जाएगा। इस फैसले के बाद मैं मुतमईन हो गया और दोबारा किताबों की वरक गर्दानी में मसरूफ़ हो गया। एक हफ्ते तक कोई काबिल ज़िक्र बात ना हुई जो मेरे सुकून को दरम बरहम कर देती। रशीदा अकबर से दोबारा नहीं मिली, ना ही बैरिस्टर के घर से कोई खबर आई। इसके रोज़मर्रा के मामूल में कोई फ़र्क नहीं आया था। पहले की तरह भी वो अब भी बड़ी आज़ादी के साथ हामिद से ताल्लुकात इस्तवार किए थी। मुझे इन इतलात से मज़ीद तकवीयत हो गई। मैंने अपने तय ये नतीजा अख्ज़ किया कि रशीदा ने महज धमकी देकर मुझे अपने जाल में फांसना चाहा था, लेकिन जब उसे मायूसी हुई तो उसने अपना रुख फेर लिया। मुझे खुशी थी कि मुफ्त की बला से निजात मिल गई, लेकिन ये मेरा ख्याल 15 रोज़ के बाद रेत की दीवार की तरह ढह गया जब रशीदा ने मोहल्ले के एक बच्चे के हाथ मुझे एक फ़ैसला कुन ख़त भिजवाया। मैंने ख़त का मजमून पढ़ा तो एक लम्हे के लिए मुझे पसीना आ गया। रशीदा ने मुझे उस ख़त के ज़रिए सिर्फ़ एक दिन की मोहलत दी थी और मुझ पर बेतहाशा बेहुदा और घिनौने इल्ज़ामात लगाए थे। बेबाकी से तराशे हुए लिखा था कि अगर अब भी मैंने उसके साथ शादी से इनकार किया तो वो तमाम बातें अपने डैडी को बताएगी और अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबेगी। ख़त का मजमून इस कदर इखलाक सोच था कि बेकसूर होने के बावजूद मुझे झुरझुरी आ गई। मैं अकबर से मशवरा करने उसके घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो 2 रोज़ के लिए अपने खाला के पास गांव गया है। अकबर की तरफ से मायूस होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना बैरिस्टर राशिद हुसैन से मिलकर उन्हें हकीकत से आगाह कर दिया जाए, मगर ये इरादा भी इस ख्याल से तर्क कर दिया कि मुझे यकीन था कि वो अपनी बेटी के मुकाबले में मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। चुनाचे मैंने एक बार फिर ये फैसला किया और ख़ुद को मुतमईन करने की कोशिश की कि वक्त से पहले जहन को न उलझाऊं, बल्कि मौका आने पर हालात का डट कर मुकाबला किया जाए। मैंने फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन कोई ऐसा खदशा ज़रूर था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। अगला दिन मैंने किस तरह गुजारा ये मेरा दिल जानता है।
तीसरे रोज मैंने घर से निकलना मुनासिब नहीं समझा और तबीयत की नासाजी का बहाना बनाकर घर पर रुक गया। सुबह से किस्म किस्म के वहम परेशान कर रहे थे। न जाने क्यों मैं खुद को बुज़दिल महसूस कर रहा था, जबकि मेरा दिल और मेरा खुदा इस बात का गवाह था कि मैंने रशीदा के जिस्म को छुआ तक नहीं था। बहरहाल कुछ अनजाने खतरे ऐसे थे जो मुझे बेचैन किए जा रहे थे। मैंने कई बार खुद को दिलासा दिया कि रशीदा का खत धमकी के सिवा कोई हकीकत नहीं रखता, लेकिन दिल था कि धड़के ही चला जा रहा था। 9 बजे वालिद साहब अपने काम पर चले गए तो मैंने अपनी बाहर वाली मुख्तसर सी बैठक में आ गया और यूं ही वक्त गुजारी के लिए किताब के वर्क पलटने लगा। 11 बजे के करीब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो मेरा दिल धक से रह गया। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि वालदा से कहूं कि वो देख लें कि दरवाजे पर कौन है, लेकिन फिर मुझे अपनी बुज़दिली पर गुस्सा आ गया। मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाया, उठा और लरसते हुए हाथों से दरवाजे की कुंडी खोल दी। बाहर मेरे वालिद के दफ्तर का एक चपड़ासी खड़ा था जो 1-2 बार पहले भी वालिद साहब के पास आ चुका था। चपड़ासी ने मुझे देखकर अदब से सलाम किया, फिर हाथ में दबी हुई गठली मेरे हवाले करते हुए बोला, बड़े साहब ने कुछ ज़रूरी चीज़ें भेजी हैं, इन्हें एहतियात से रख लीजिए। मेरे दिल में कोई चोर नहीं था, इसलिए मैंने चपड़ासी से गठली लेकर अलमारी में बंद कर दी और दरवाजे को कुंडी लगाकर दोबारा किताब की वर्क गर्दानी करने लगा। बामुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि दरवाजे पर फिर दस्तक सुनाई दी। इस बार दस्तक की आवाज़ खासी तेज थी। मैं किताब बंद करके जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी निगाहों के सामने अंधेरा फैल गया। दरवाजे पर एक पुलिस इंस्पेक्टर और 6 सिपाहियों की झलक देखते ही मेरे हाथों के तोते उड़ गए। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैं हवास बाख्ता हो गया और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उनकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। शाहिद अली तुम्हारा ही नाम है? इंस्पेक्टर ने करख्त लहजे में पूछा तो मेरे रहे सहे औसान खता हो गए। जी शाहिद अली मेरा नाम है, मैंने हकलाते हुए जवाब दिया। सूरत से ही चोर उचक्के मालूम होते हो, इंस्पेक्टर सर्द लहजे में बोला, फिर मुझे धक्का देता हुआ अंदर आ गया। सिपाही भी उसके पीछे थे। मैंने इस कदम पर एहतजाज करना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। क्या तुम सीधी तरह नहीं बताओगे कि वो जेवरात और नकदी तुमने कहाँ छुपाई है जो तुमने बैरिस्टर राशिद हुसैन के घर से चोरी किए हैं? इंस्पेक्टर ने अंदर आकर मुझे खूनखार नज़रों से घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा तो मैं लरस कर बोला, ये झूठ है जनाब, मैंने कभी चोरी नहीं की। अभी मालूम हो जाएगा, इंस्पेक्टर ने बैद हिलाते हुए कहा और फिर सिपाहियों को घर की तलाशी लेने का हुक्म दिया। मैं बुरी तरह बुखलाया था, फिर मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर को अपने इरादे में मायूसी होगी, लेकिन फिर उसी गठड़ी को खोला गया जो कुछ देर पहले वालिद साहब का चपड़ासी दे गया था। गठड़ी खुलते ही मेरा दिल डूबने लगा। मेरी नज़रें उन कीमती और झिलमिलाते हुए जेवरात और नकद रकम पर पड़ी तो जम कर रह गईं जो गठड़ी से बरामद हुए थे। मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। नतीजा जाहिर था, मुझे राशिद हुसैन के घर चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन लातों और घूंसों से मेरी जुबान बंद कर दी गई। मेरी वालदा और बहन को मेरे कमरे में खेले जाने वाले ड्रामे का इल्म हुआ तो घर में कोहराम मच गया। मेरी वालदा गश खाकर गिर पड़ी। मोहल्ले की कुछ औरतों ने उन्हें संभाला। कुछ मेरी बहन को पकड़े हुए थी जो मेरी गिरफ्तारी पर पिछाड़ी खा रही थी। मोहल्ले के दरमियाना तबके के लोगों ने जो मुझसे वाकिफ थे मेरे बारे में इंस्पेक्टर को हर तरीके से यकीन दिलाया, लेकिन सब बेकार गया। माल बरामद हो चुका था। वालिद साहब के दफ्तर के उस चपड़ासी को बुलवाया गया जिसने मुझे गठरी लाकर दी थी, लेकिन वो साफ मुकर गया। उसके अफसर से राब्ता कायम किया गया तो उसने भी चपड़ासी की तरफदारी करते हुए यही बयान दिया कि चपड़ासी 1 सेकंड के लिए भी दफ्तर से कहीं बाहर नहीं गया। मेरे खिलाफ जो जाल बिछाया गया था मैं इसमें पूरी तरह फंस चुका था। मेरी वालदा को चुप सी लग गई। वो मुझे खाली खाली नज़रों से देखे जा रही थी। गैरत और शर्मिंदगी के मिले जुले तासरात उनकी उदास आंखों से मुतरश्शे थे। बेबसी ने उनकी जुबान पर ताले डाल दिए थे। जितनी देर तक इंस्पेक्टर कागजात की तैयारी में मसरूफ रहा, वालिद साहब मुझे घूरते रहे। फिर जब जाए वकूअ की कार्रवाई मुकम्मल हुई और पुलिस मुझे ले जाने लगी तो मेरे वालिद की मजबूर आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से आगे बढ़कर मुझे सीने से लगाया और भर्राई आवाज़ में बोले, हिम्मत से काम लेना मेरे बच्चे, जिसका कोई नहीं होता खुदा उसकी मदद ज़रूर करता है। मेरी हिचकियाँ बंद गई। अंदर से मेरी मजबूर बहन की दिल दहला देने वाली चीखों पुकार जारी थी, लेकिन मैं एक नज़र उसे देखने से कासिर था। इंस्पेक्टर के इशारे पर संगदिल सिपाहियों ने मेरे वालिद को खींचकर मुझसे अलहदा किया। फिर मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाकर जीप में डाल दिया गया। मोहल्ले के जिन लोगों के सामने मैं हमेशा सर बुलंद रहा था, आज उनके सामने मैं हथकड़ियाँ पहने मुजरिमों की तरह जा रहा था। मेरे वालिद ने अपनी गुर्बत के बावजूद मुझे बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे।
वकील की फीस अदा करने की खातिर उन्होंने अपना आखिरी सहारा वो मकान भी बेच डाला जिसमें हम लोगों ने जिंदगियां गुजार दी थी, लेकिन उनकी ये तमाम कोशिशें रैगा गईं। अकबर ने अपनी बिसात के मुताबिक मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कानून के पास मेरे खिलाफ तमाम सबूत मौजूद थे। मुझे 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। जिस दिन मुझे सजा सुनाई गई उस दिन मेरे घर के सब अफराद अदालत में मौजूद थे। मजिस्ट्रेट ने जब सजा सुनाई तो मेरी वालदा बेहोश होकर ऐसी गिरी कि फिर कभी उठ ही ना सकी। मेरी बहन माँ की लाश से लिपट कर तड़पने लगी। मेरे वालिद अपने आंसुओं के तूफान को रोकते, कभी मेरी तरफ देखते, कभी मेरी बहन की तरफ और कभी उस सहारे की तरफ जो उनका साथ छोड़ चुका था। मुझे बस 10 मिनट की मोहलत दी गई कि मैं अपने माँ के सर्द होते हुए जिस्म से लिपटकर आखिरी बार आंसुओं का नजराना पेश कर सकूं। उसके बाद मुझे जेल की गाड़ी में बिठाकर जेल खाने की तरफ रवाना कर दिया गया। मेरे दिल पर जो गुजर रही थी उसे बयान करना मेरे बस से बाहर है। मेरे वालिद ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने हाई कोर्ट में मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, लेकिन 8 महीने बाद भी उन्हें मायूसी हुई। वालदा की मौत और मेरी सजा ने मेरे बूढ़े वालिद की कमर तोड़ दी। एक बहन थी जिसकी खातिर वो जिंदा लाश की सूरत जीने पर मजबूर थे, लेकिन एक दिन ये मजबूरी भी खत्म हो गई। मुझे अपने वालिद और हमशीरा की मौत की जानकारी इत्तला अकबर की जुबानी मिली। अकबर के बयान के मुताबिक कुछ शरपसंद गुंडों ने मेरी बहन की मजबूरियों को दिन दहाड़े लूट लिया। मेरी बहन खुददार थी, वो इस बदनामी के दाग को बर्दाश्त न कर सकी। उसी वक्त बाजार जाकर नीला थोथा लाई और उसे खाकर अबदी नींद सो गई। मेरी बहन ने साबित कर दिया कि वो बुज़दिल नहीं बल्कि दिल गुर्दे की मालिक है, वरना अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों कौन लेता है। शाम को वालिद साहब मेहनत मजदूरी करके थके मांदे घर लौटे और जवान बेटी की लाश को देखा तो उनकी बर्दाश्त का पैमाना छलक उठा। हलक फाड़ कर उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी को आवाज़ दी, फिर खुद भी उसी से जा मिले। अकबर की जुबानी बहन और बाप की मौत की इतला पाकर अव्वल तो मैं फूट फूट कर रो दिया, जिससे मुझे बेहद सुकून मिला, यूं जैसे दरिया की मौजों के तलातम में अचानक ठहराव आ गया हो। अब मुझे अपनी ज़ात के सिवा किसी का गम नहीं था। अब मेरी मासूम बहन को भी मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं हो सकती थी। मेरे वालिद ने भी अपनी मंजिल पा ली। अब मैं तन्हा था, हर मामले में आज़ाद, लेकिन मेरा जहन उलझा हुआ था। मेरी सोचों के जाविये वालिदैन और बहन की तरफ से तो बदल गए, लेकिन राशिद हुसैन और रशीदा का खौफनाक तस्वुर एक लम्हे के लिए भी मुझसे दूर ना हो सका। उन्हीं की वजह से मेरी बूढ़ी माँ मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। मेरी मासूम बहन की इज्जत पर डाका डाला गया और बूढ़े बाप ने खुद को उस पर कुर्बान कर दिया। सिर्फ मैं जिंदा रह गया था, गर्दे कारवां की तरह, वरना मंजिल के सारे निशानात तो मिट चुके थे। दोस्तों, ये दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी हैदर वाइस चैनल पर अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।